हाय एवरीवन, दिस इज आरती मिश्रा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आप इसमें एज अ टीचर, कंटेंट डेवलपर, मेंटर या फिर कोर्स डेवलपर बन के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, आपके पास आइडिया है कि कैसे स्टूडेंट्स को और उनके अटेंशन को आप ग्रैब कर सकते हो, किस तरीके से आप उनके एडमिशन्स करवा सकते हो, कैसे आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, या एक एचआर की पोजीशन हो, चाहे एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन हो, चाहे ओवरऑल एक मैनेजर की पोजीशन हो। अगर ऐसी किसी भी पोजीशन पे आप काम करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे, कहाँ से आपको वैकेंसीज का पता चलेगा, ठीक है, और उस वैकेंसी को क्रैक कैसे करना है। क्योंकि देखो, वैसे तो आप देखो कि रोज ही कुछ ऐसी कोचिंग सेंटर हैं जो रोज ही मतलब वैकेंसी निकल रही है। मतलब आई एम वेरी एक्टिव ऑन डिफरेंट सोशल मीडियाज एंड प्लेटफॉर्म्स, और सब जगह आई सी ऑल दीज थिंग्स। तो मेरी आदत है रिसर्च करने की। तो मैं देखती हूँ कि एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर है, आई विल नॉट टेक द नेम, आप मुझे नाम बताना कमेंट्स में अगर आपको पता है। रोज उसका एक न्यू वैकेंसी आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन पे देखोगे ना, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको रियलाइज होगा कि नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वहां से बाद में पता चलता है कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान के लोगों को ही हायर करते हैं। यानी कि रेफरेंस बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। इन रियलिटी वो बस एक हॉक्स है, बस दिखाने के लिए है कि वो एक वैकेंसी आई है और लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इन रियलिटी कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। चलो, वो सारी बातें तो मैं बताऊँगी आपको, और कैसे रिज़्यूम लिखना है अच्छा, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो बताना। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक कि आपको रिज़्यूम कैसे बनाना चाहिए, कैसे क्रैक करना चाहिए, कैसे अच्छी सैलरी लेनी चाहिए, कैसे आप सक्सेसफुल बनोगे। देखो, अगर आपको 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है और 20-30 हज़ार रुपए में अगर आप खुश हो जाते हो, तब तो वो आपको कहीं पे भी कैसे भी थोड़ा बहुत वेट करके हल्का-फुल्का स्ट्रगल करोगे, 4 जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो मिल ही जाएगी। अगर उसमें खुश रहने वालों में से आप हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो लाखों में कमाना चाहते हैं, जो महीने में चाहते हैं कि मंथली उनकी सैलरी लैक्स में हो और वो अच्छे से एन्जॉय करके अपनी लाइफ जिएँ, एक अच्छी डिसेंट लाइफ जिएँ। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अल्ट्रा लग्ज़रियस लाइफ हो जाएगी, बट एक डिसेंट लाइफ आप जियो। मतलब परेशान हो रहे हो, रोज़ घिस रहे हो, 12-12 घंटे काम कर रहे हो, 14-14 आवर्स काम कर रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, या ना आप पढ़ पा रहे हो, ना अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हो, ना आपकी फैमिली का कुछ पता है, ना आपके फ्यूचर का कुछ पता है, तो ऐसी जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और बहुत लोग ऐसे ट्रैप में फँस जाते हैं। क्यों? क्या होता है ना कि देखो, यूपीएससी की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लगभग 10 लाख लोग इसकी तैयारी हर साल कर रहे हैं। अब वो जो 10 लाख लोग हैं, उनमें से कितने लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है? हम सभी को पता है, मुश्किल से 1000 लोगों का, ठीक है? 1000 के आस-पास पोस्ट होती है। तो अब 1000 लोग हैं, ठीक है? तो आप मान के चलो लगभग 9 लाख या इससे ज़्यादा की जनता हर साल अनएम्प्लॉयड है, जो कि कहीं काम ढूँढ रही है। और वो 9 लाख स्टूडेंट्स हमेशा यूपीएससी की तैयारी किए हुए हैं, तो वो उसी फील्ड के नॉलेज रखते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसी कोचिंग इंडस्ट्री में ही अपना बैकअप ढूँढेंगे, ठीक है? चाहे वो एज़ अ मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एचआर हो, या फिर कंसल्टेंट हो, या अगर बहुत बढ़िया अगर उनकी नॉलेज है तो वो फैकल्टी या टीचर्स के रूप में जाएँगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपने जो है इस इंडस्ट्री में जाना है। तो पहले इस इंडस्ट्री को समझो, ठीक है? मेरी आदत है कि मैं टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, है ना? जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ, आपने देखा होगा कि आई ऑलवेज़ डिकोड द टॉपिक। तो टॉपिक को क्यों डिकोड करना है? जब आप कोई चीज़ करने वाले हो, ठीक है, इस फ़ील्ड में घुसना है, अगर देखो जेनुइनली आपको घुसना है, तब ये वीडियो आपके लिए है। जस्ट ऐसे ही आपको देखना है तो फिर आप सुनते रहो, कोई वो नहीं है। बट अगर आपको सच में इसमें सक्सेसफुल होना है ना, और सच में आप चाहते हो आगे बढ़ना, तो ध्यान से समझो कि बात क्या हो रही है। पहले तो समझो किस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो। आप एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो जो कि आईएएस कोचिंग फैक्ट्री है, बहुत सारे मिक्स ऑफ होप्स एंड हाइप्स के साथ, लगभग आप कह सकते हैं 60-100 करोड़ का ये बिज़नेस देती है, करती है। ये वर्थ इतनी बड़ी है इंडस्ट्री की, ठीक है? यानी कि 60-100 करोड़। समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या है इसका मतलब? ये 58 लिखा हुआ है, बट मैं मानती हूँ कि कई बारी जो डाटा होता है और चीज़ें होती हैं, इन रियलिटी बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है? अब देखो, 60,000 करोड़ हैं अगर, है ना? इसमें से अगर 6 करोड़ आपके पास आ जाए तो क्या बुरा है? बट उसके लिए कैपेसिटी होनी चाहिए ना। 6 करोड़ अगर आपको चाहिए, ठीक है,
तो कैसे महीने में नहीं, ऑफ कोर्स एनुअली, 2 साल में, 2-3 साल में। तो कैसे करोगे? देखो समझो, मान लो एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है? आपके पास एक कोचिंग सेंटर है, आपको चाहिए 500 स्टूडेंट्स 1 साल में। क्या 500 स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी कोचिंग को लाने में दिक्कत होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है? डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो भई इतने लाखों लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ़ 500 लोगों का एडमिशन आपको चाहिए। अगर 500 लोग, 500 स्टूडेंट्स एक सिंपल सा जनरल स्टडीज़ का जीएस का कोर्स खरीदते हैं, जो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का होता है, ठीक है? 1 लाख रुपए का अगर होता है, तो 500 स्टूडेंट अगर 1 लाख का कोर्स खरीदते हैं, तो आपको कितने मिल गए? 5 करोड़ रुपीज़, राइट? 5 करोड़ यू विल गेट। 5 करोड़ रुपए आपने कमा लिए, है ना? 5 करोड़, सुन के कितना बड़ा लग रहा है। अब इसको समझो रियलिटी में, ऐसे समझो कि बस सुनने के लिए एक नंबर नहीं है 5 करोड़, ठीक है? 5 करोड़ रुपए कमा लिए। ये 5 करोड़ रुपए 1 साल में कमाए, ये मिनिमम है, ठीक है? ये बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटी, बहुत सिंपल कोचिंग इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं, ठीक है? छोटे शहरों में भी जो काम कर रही हैं, वो भी इस लेवल तक रेवेन्यू अर्न कर लेती है, ठीक है? अब उसको अपने सारे स्टाफ की सैलरी देनी है, अपना किराया भी देना है, अपने सारी चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी करना है, तो भई लगभग 30 लाख तो महीने के उसी में खर्च हो जाते हैं, ठीक है? 10 लाख की आप सैलरी दोगे, 5 लाख रुपए का आपका किराया, मेंटेनेंस, बिजली, पानी का खर्चा होगा और फिर आपका जो है 5 लाख रुपए का मान के चलो कि जो स्टडी मटीरियल और ये सारी चीज़ों का खर्चा होता है। और फिर जो आपका जनरल स्टाफ है, अपने खुद के खर्चे हैं, आपका खुद भी, आप खुद तो घर में भी कुछ लेकर के जाओगे ही, तो ये सब है। ये तो हो गई भई एक जो बंदा कोचिंग चला रहा है, अर्न कर रहा है, जो अपना खुद का काम कर रहा है, ठीक है? अगर आप अपना खुद का काम कर सकते हो, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि 500 बच्चे तो आपका कोर्स खरीद लेंगे, तो आप 5 करोड़ रुपए 1 साल में कमा सकते हो, ये आपकी मिनिमम सैलरी होगी, ठीक है? लेकिन क्या ये इतना आसान है? नो, क्योंकि टीचर्स तो बहुत हैं। अब बहुत सारी फैकल्टीज़ बहुत कुछ पढ़ा रही हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें, 2 रास्ते हैं, या आप तो भई 1 सब्जेक्ट आप पढ़ा लोगे, 2 पढ़ा लोगे, 3 पढ़ा लोगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको टीचर्स चाहिए ही होंगे, है ना? तो या तो आप एक पार्टनरशिप में ये काम करो, या फिर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री, मतलब कोई एक ऐसी कोचिंग जॉइन करो, जो कि आपको उस पेइंग कैपेसिटी में रखे और आप काम करते वक़्त एन्जॉय भी करो और अच्छा पेमेंट भी ले सको। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना खुद का अगर आप सोचोगे कि मैं जो है खुद ही सारी चीज़ें कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप मान लो जीएस की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ मिनिमम है, ठीक है? जनरल स्टडीज़ की जो फीस होती है, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन, दोनों की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, एडटेक में भी और ऑफलाइन में भी। ये मैंने मिनिमम बताई है, ठीक है? कहीं-कहीं जो सबसे कम वाली बात है, ठीक है? ज़्यादा तो फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की भी फीस है। मैं उस पे नहीं जा रही। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मिनिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम समझ जाओगे तो मैक्सिमम का अंदाज़ा आप अपने आप लगा सकते हो। तो अब जो है यहाँ पे ये समझिए कि ये 5 करोड़ रुपए साल के आपको मिल जाएँ, इसके लिए आप एक जीएस की 1 लाख रुपए का कोर्स बेचने लायक हो 500 बच्चों को साल में, ठीक है? 500 स्टूडेंट्स। अगर 500 बच्चों को बेच देते हो तो 5 करोड़ रुपए, अगर 100 बच्चों को बेच देते हो तो 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ भी अगर 1 साल में कमा लिया तो बुरा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, इट्स गुड। मतलब इंडिया के इन्फ्लेशन को और मिडल क्लास वैल्यूज़ को देखते हुए ओवरऑल एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए साल के 1 करोड़ रुपए बढ़िया है। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब कम से कम ये कह सकते हो, चलो 500 नहीं तो 100 बच्चे तो आप ले ही आओगे ना। इतनी तो भाई कैपेसिटी होनी चाहिए। भई जो इंसान क्लेम करता है कि भई हमें पढ़ाना आता है और हम बहुत अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें बहुत नॉलेज है, हम बड़े एक्सपर्ट हैं। तो भई अगर आप इतने अच्छे एक्सपर्ट हो और 100 बच्चे अगर आपके पास आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ही आप एक्सपर्ट हो ना। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा यूट्यूब है, ठीक है? इतना बड़ा सोशल मीडिया है और 100 लोग भी अगर आपका कोर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। 100 लोग तो मिनिमम, ये तो बहुत कम है, इससे कम क्या करोगे, है ना? वरना तो कोई चीज़ चलेगा ही नहीं, वो सस्टेनेंस ही नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ होती है कि आप ये जीएस में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अपना ही एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और वही वो उसी चीज़ को लेके चलूँगा, जैसे मैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और मैं बस अपनी ऑप्शनल की ही कोचिंग करूँगा, ठीक है? ऑप्शनल पे ही करूँगा, ठीक है? जैसे शुभ्रा रंजन मैम है, उन्होंने क्या किया, पीएसआईआर ऑप्शनल शुभ्रा रंजन मैम ने स्टार्ट किया और आज आप देखो कितनी बड़ी कोचिंग, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइट? तो क्या है, वो एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट पकड़ा
और उसको पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर बाकी जीएस, सीसैट बाकी सारे कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए, है ना? तो एक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपके पास, जिसके लिए आपके पास 100 स्टूडेंट्स मिनिमम आएँ, सस्टेन करने के लिए, ठीक है? अपने आप को। और अगर 500 आ जाते हैं, तो फिर आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म विज़न लेकर के चल पाओगे। पर वो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, ऐसी आती है आपको, सीसैट आपको बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, ठीक है? रीज़निंग आप बहुत अच्छी पढ़ाते हो या जीएस का कोई सब्जेक्ट आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है? ऐसा आपका क्लेम है कि नोबडी एल्स कैन बी देयर लाइक यू। तो फिर आपके लिए ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छी है, फैकल्टीज़ के लिए बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, ठीक है? टाइम बहुत लगता है, लोग आपको जाने, 100 बच्चे भी आपका कोर्स जाने और उसको खरीदें, उसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल, 2 साल तो आपको अपना नाम बनाने में ही लग जाएगा। तो उसकी तैयारी, उसका बैकअप, उसकी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर जो लोग फैकल्टी बनना चाहते हैं टीचर्स, तो वो कोई और काम ना करें, ठीक है? ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। जो भी टीचर्स, जो भी फैकल्टीज़ किसी और मैनेजमेंट रोल में कहीं और कभी कोई एम्प्लॉयमेंट इश्यू हो गया या कोई और बात हो गई तो कुछ और जॉइन कर लेते हैं। वो लोग अपना करियर एज़ अ फैकल्टी बहुत हद तक खराब कर लेते हैं। आप ये गलती कभी मत करो। आप काउंसलर नहीं बन सकते, आप डेस्क पे नहीं बैठ सकते, आप फैकल्टी हो, आप फैकल्टी ही रहो। अगर आप फैकल्टी की जगह कोई और काम करने लग जाओगे, कुछ और चक्करों में फँस जाओगे, तो फिर आप पढ़ा नहीं पाओगे। फिर आप अपने कंटेंट को एनरिच नहीं कर पाओगे, वो क्वालिटी आपकी टीचिंग में नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस आपकी टीचिंग में नहीं आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपको खड़े रह कर के 500 बच्चों के सामने बोलने का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक इतना बढ़िया आता है आपको कि बच्चा कभी भी सामने से कुछ भी पूछेगा, तो आप आंसर दोगे बेबाक होकर के बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? मतलब बाल की खाल निकाल के कुछ भी कोई भी पूछ दे क्लास में, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि भई हम इतने बढ़िया तो हैं नहीं पढ़ने में अगर, तो क्या करें? अब टीचर्स की या फैकल्टीज़ की पोज़ीशन पे तो नहीं काम कर सकते हैं या इतना बड़े लेवल पे तो नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ठीक-ठाक पढ़ा लेते हैं, ओवरऑल नॉलेज है, ठीक है? तो यूट्यूब वगैरह पे जैसे आपने देखा होगा कि पढ़ा लेते हैं बहुत सारे टीचर्स। बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी चैनल चल रहा है, ठीक है? काम चल रहा है। तो वो लोग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं और धीरे-धीरे ग्रूमिंग हो जाती है विद टीचिंग, आप सीख जाते हो और सीखते रहते हो और सीखते रहते हो, तो बेटरमेंट होती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। लेट्स से कि आपको पॉलिटी बहुत पसंद है, ठीक है? आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी है, पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है इस सब्जेक्ट पे कि अगर आप 500 बच्चों के सामने खड़े हो जाओगे तो पढ़ा पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो आप यूट्यूब से पढ़ाना शुरू करो। पहले अपना एक चैनल बनाओ। कोई पैसा तो नहीं लग रहा आपका, खर्चा तो नहीं हो रहा, है ना? जिन लोगों को ये होता है ना कि हम टाइम भी नहीं देंगे, तब तो फिर आप मतलब बिल्कुल वो वाली बेवकूफ़ी वाली बात है ये, कि आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा, आपसे कोई कुछ ले नहीं रहा। अगर आप डेली के 1 घंटे लगा के प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, तो फिर तो आप क्या ही करोगे जीवन में? ठीक है? तो इतना तो थोड़ा-सा रियलिटी अपने माइंड में रखो कि मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, उसमें पढ़ाना शुरू करो, ठीक है? और देखो कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है? 2-3 महीने तो कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन 6 महीने बाद थोड़े-थोड़े सब्सक्राइबर्स आने लग जाएँगे, कुछ-कुछ लोग आपका वीडियो देखने लगेंगे, पहले 10 लोग देखेंगे, फिर 50 लोग देखेंगे, फिर 100 देखेंगे और एजुकेशनल वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो विदिन 1 ईयर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी टीचिंग कितनी इम्प्रूव हो गई है, आपके टॉपिक्स कितने रिवाइज़ हो गए हैं। 1 साल में, 2 साल में आपको कहीं न कहीं, क्योंकि जो आप पढ़ाओगे यूट्यूब पे, जो आप करोगे, वो काम आपका सैंपल बन जाएगा। कहीं आप अप्लाई करोगे तो आप वो सैंपल दिखा सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई टीचर्स की। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की, जो मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर का काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, उनका ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी, सीएससी की फ़ील्ड से ही हों, क्योंकि जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ़िस मैनेजमेंट का काम होता है, वो एमबीए वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो कहीं और से किसी भी इंडस्ट्री से अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो ये काम कर लेते हैं। जनरली जिन्हें अच्छी कंप्यूटर्स वगैरह की नॉलेज है, इंटरनेट वगैरह सारा डाटा, सोशल मीडिया सँभालना आता है, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना, शीट बनाना आता है, एक्सेल शीट बना लेते हैं, ये सब मेंटेन कर लेते हैं। तो उनको आराम से ये सब इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल जाती है, लेकिन इसमें सैलरी फिर उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है? वही 40 टू 50,000 रुपीज़ मिलती है और उसमें ये होता है कि इस तरीके से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप मतलब एक डिसेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा
परेशान होकर के एक उल्टे-सीधे गंदे अनहाइजीनिक प्लेस पे नहीं बैठना पड़ेगा। आप एक डिसेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो और आप एज़ अ फ्रेशर अगर इतना अर्न कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा, आपका अपना खर्चा चल जाएगा और फिर आप जो है अपनी स्टडीज़ भी कर पाओगे। इस बीच में आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि जब सीज़न होता है एडमिशन का तभी ज़्यादा रश होता है, बाकी टाइम ऑफ़िस में टाइम होता है काफ़ी हद तक कि आप बैठ कर के अपना कुछ भी पढ़ना चाहते हो या कुछ भी ध्यान लगाना चाहते हो किसी टॉपिक पे, तो लगा लेते हो, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि वो बैलेंस करना आपको आए अपने काम के और अपनी पढ़ाई के बीच में। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो और सिर्फ़ काम ही कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, काम को बहुत अच्छा करो, उसमें और ज़्यादा एक्सेल करो और उसी में ही आगे अपने प्रमोशंस देखने की कोशिश करो। अब ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी तरीके से पहले से ही इसमें, वो और इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखो यूपीएससी की अगर इंडस्ट्री है और अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको उस एग्ज़ाम की नॉलेज ही नहीं कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्या होता है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, एडमिशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने साल तक का ये एग्ज़ाम होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये दिक्कत होगी। तो जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री से बाहर के हो, आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी का, तो इस नॉलेज को थोड़ा गेन करो, समझो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक दिन बैठोगे यूपीएससी का सिलेबस पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन आप समझ के करो। कुछ लोगों को ना समझना ही नहीं होता, वो सोचते हैं नहीं हमारा काम तो ऑफ़िस का है, हम क्यों करें? ठीक है, नहीं, ये काम नहीं करना। जो बैकएंड में टेक्निकल टीम होती है, थंबनेल्स बनाती है, सेशंस को ऑर्गेनाइज़ करती है, शेड्यूल करती है, इन लोगों का काम बहुत हेक्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं। इस बीच में इनके लिए भागा-दौड़ी में इतना टाइम भी नहीं होता कि भई वो वीडियोज़ भी सँभालें, एडिटिंग भी करें, कैमरा भी सँभालें, पढ़ाई भी कर लें फिर उसके साथ। तो इतना सब कुछ तो मैनेज हो नहीं पाता। लेकिन हाँ, ये चीज़ पक्की हो जाती है कि आप एक डिसेंट जगह पे काम कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। आप कोई उल्टे-सीधे फालतू के काम आपको नहीं करने पड़ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये फिर भी ठीक है। और बाकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता। ठीक है? कि आप ये सोचो कि मैं जो है करोड़ों कमाऊँ महीने के, पर काम तो मुझे कुछ नहीं आता। नहीं पढ़ाई तो मैंने की नहीं, मार्क्स तो मेरे आए नहीं, स्कूल में मैंने ध्यान दिया नहीं, कॉलेज मैंने किया नहीं ठीक से, ओपन से मैंने पढ़ाई की है और बाकी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा मन नहीं है, पढ़ने में मेरा मन तो लगता नहीं है। तो भैया जब आपका मन नहीं लगता और जब आपने ये सारी चीज़ें पे ध्यान नहीं दिया पहले अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो अब फिर उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना। आपने फिर अपने उस टाइम को एन्जॉय किया ना, तो फिर ठीक है। अब बाकी जो टाइम है उसमें थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि एक बैलेंस्ड लाइफ़ ही मिलेगी, उसको मुझे बैलेंस करके उसमें खुश रह कर के चलना है, ठीक है? लोगों की ना जो विश होती है, जो डिमांड्स होती हैं, जो दिमाग में चलता रहता है ख़याली पुलाव, उसके हिसाब से कैपेसिटी उतनी होती नहीं है, तो वो लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं। इस इंडस्ट्री में भी जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा, उन वो लोग इसीलिए प्रमोशन नहीं मिल रहा उनको। क्यों नहीं मिल रहा? कैपेसिटी आपने उतनी नहीं रखी अपनी, ठीक है? लेकिन आपकी सैलरी की डिमांड तो बहुत ऊपर है। तो भई या तो आप अपनी कैपेसिटी उतनी ऊपर ले जाओ और उस लेवल पे बन जाओ, उस पोज़ीशन पे पहुँचने लायक बन जाओ कि आपको कोई ऑफ़र कर सके उतना बड़ा पैकेज। या फिर आप उस लेवल का पैकेज माँगो या उतना ही एक्सपेक्ट करो जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर 6 घंटे काम करने की कैपेसिटी है, तो आप वो सैलरी डिमांड नहीं कर सकते जो एक 12 घंटे काम करने वाला एम्प्लॉयी ले रहा है। आप अगर ऑफ़िस 12 बजे पहुँचते हो, 11 बजे पहुँचते हो, तो आप वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते अपने बॉस से, जो एक सुबह बंदा 8 बजे ऑफ़िस पहुँच कर के कर लेता है काम, जो 9 बजे कर लेता है, वो लेट तक रुकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सब पे ध्यान होता है और ये कभी मत सोचो कि जो बॉस है वो देख नहीं रहा। बॉस सबको देख रहा है और बॉस को बताने वाले और बॉस के पीछे से खबर देने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है? ऑफ़िस पॉलिटिक्स में सब कुछ सबको पता होता है, सबको सारी खबर होती है। तो ये सब अगर आप सोचोगे कि हम बच जाएँगे, ठीक है? हम लेट आ जाएँगे, 12-1 बजे हम आ रहे हैं, जल्दी से चले जाएँगे, बीच में हम टी ब्रेक ले रहे हैं, कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं और कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपना काम जो भी कर रहे हो, चाहे अगर आप एक कॉलिंग का काम ले रहे हो, कॉल पे काउंसलिंग का आपने मैनेजमेंट सँभाला हुआ है, पर अगर आप उसको एज़ अ ओनर सँभालते हो ना कि एज़ एन ओनर कि मेरा ये काम है, मुझे इस काम में मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं अगर एक स्टूडेंट से बात कर लूँ, तो एडमिशन करा के ही छोड़ूँ। ये टैलेंट अगर आप में है, तो आप देखो फिर भाग-भाग के आपको लोग जो है अ, जॉइन करवाएँगे और आपके पीछे पड़ रहेंगे। आप जिस कोचिंग में हो, वहीं पे आप डिमांड करोगे कि भई मुझे हाइक चाहिए 30% मेरी सैलरी बढ़ाओ, वो बढ़ाएँगे। आप कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करोगे तभी ये होगा।
अब बात करते हैं ये जॉब अप्लाई करें कैसे क्विकली, ताकि आपको वैसे मिले और क्विकली आपकी जो है जॉइनिंग हो जाए। सबसे पहले तो एक सही तरीके से रिज़्यूम बनाना सीखो। ठीक है, मैंने अपने स्कूल में पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीता था, मुझे ना 3rd प्राइज़ मिला था, तो ये मैं अपने रिज़्यूम में लिख दिया। और रिज़्यूम में पढ़ने वाला जो बंदा है वो उसको क्या लेना-देना भई, आपको पेंटिंग क्लास में गए, आपको पेंटिंग में स्कूल में 3rd प्राइज़ मिला, आपको आपने डिबेट कॉम्पिटिशन में 2nd प्राइज़ जीता है, आपने आर्ट एंड क्राफ्ट आप बहुत अच्छा बनाते हो। किसी को ये इन सब चीज़ों से क्या लेना-देना है? मतलब मैं नहीं समझ पाती हूँ कि ये लोग ऐसी चीज़ें रिज़्यूम में क्यों लिख रहे हैं? भई आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखो ना, कि आपके पास कितने क्वेश्चन बैंक्स बनाने का एक्सपीरियंस है। आपने कितने टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं? सैंपल है आपके पास? कुछ यूनिक एमसीक्यूज़ का विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन तैयार करो। उसको तैयार करो। कंटेंट डेवलपर बनना चाहते हो ना, तो एक कंटेंट अच्छा-सा तैयार करो। ऐसी एक पीपीटी रेडी करके रखो, ठीक है? उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना कि जो कोई चेंज ना कर सके, उसमें अपना नीचे नाम लिखो, ठीक है? अपना सी लगा करके, कॉपीराइट करके, अपना ऐसे नाम लिख करके, एक ब्रांड के तरीके से उसकी ब्रांडिंग कर दो स्लाइड की और 20 स्लाइड्स प्रिपेयर करो। 1 या 2 से कुछ नहीं होगा, 20 स्लाइड्स प्रिपेयर करो जो बहुत यूनिक अच्छी दिखती है। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, एक चैप्टर पकड़ लो, उसकी स्लाइड बना दो अच्छी-सी। ठीक है? एक हिस्ट्री की बना दो, एक पॉलिटी की बना दो, एक ज्योग्राफी की बना दो, एक साइंस की बना दो और भेजो हर जगह। आपकी स्लाइड्स देखते ही सामने वाले का मन करना चाहिए कि यार ये इसको हायर करना है। तो ऐसी स्लाइड्स बनानी आपको आनी चाहिए। ऐसे एमसीक्यू बनाने आपको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन्स आपके पास होने चाहिए, यूनिक आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन विद आंसर, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन कि आपकी स्लाइड देखते ही, आपका क्वेश्चन, आपका मटेरियल देखते ही आपको हायर किया जाए। तो उस लेवल की नॉलेज को गेन करना है। और आप ये मान के चलो कि जो लोग यूपीएससी, सीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है? सच में जेन्युइनली अगर उन्होंने 1 साल भी अच्छे से पढ़ाई की है, सिर्फ़ 1 साल, तो या तो उनका एग्ज़ाम क्रैक होता है, या तो यूपीएससी में या किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज़ में वो निकल जाते हैं। और यकीन मानिए कि जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता, पर अगर उन्होंने सच में 1 साल अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो ज़्यादा कमाते हैं, एक आईएएस ऑफ़िसर से भी ज़्यादा कमाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। हो सकता है एक आईएएस ऑफ़िसर है, बहुत टॉप पोज़ीशन पे है, बहुत अच्छी रैंक आई है, बहुत पॉपुलर है। दुनिया के लिए वो अब पॉपुलर है, दुनिया के लिए वो एक सितारा है, पर वो अपने खुद के घर में कलेश झेलता है, परेशान है, ठीक है? उसको उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना बाकी लोग कम नॉलेज लेकर के भी इंडस्ट्री में कमा ले रहे हैं, ठीक है? बीवी से कलेश हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आप समझो लाइफ का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि बस एक कुर्सी पे बैठना, एक पोज़ीशन को गैदर कर लेना। लाइफ का मतलब होता है कि आप कितना खुश हो, आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे हो या नहीं, ये मैटर करता है। दूसरों की रिकॉग्निशन के लिए, दूसरों से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, दूसरों से मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, दूसरे मेरी इज़्ज़त करेंगे, मुझसे डरेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात मानेंगे, मुझे बुलाएँगे, मुझे लेके जाएँगे, मुझे लल्लो-चप्पो करेंगे, दूसरे से मुझे कुछ भी मिले, इसके लिए आपको कोई काम, कोई जॉब, कोई किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? वो फिर यू विल एंड अप लूज़िंग एवरीथिंग, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये होना चाहिए कि मैं अगर कोचिंग फ़ील्ड में हूँ, तो अगर चलो ठीक है मेरे को पढ़ाना नहीं आता, मैं टीचर नहीं हूँ बहुत अच्छा, मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, पर मैं क्वेश्चन इतने अच्छे बनाता हूँ कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन अगर कोई टीचर अपनी क्लास में पढ़ा दे, तो वो टॉप का टीचर बन जाता है। तो भैया जो टीचर मैंने जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया कि 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो महीने के 5 लाख रुपए आपको क्यों नहीं देगा? वो बोलेगा ठीक है भाई तू 5 लाख रुपए तू ले ले क्योंकि तेरे 5 लाख रुपए के चक्कर में मैं 20 लाख रुपए महीने का कमा लेता हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं 20 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तो तू 5 लाख रुपए तू ले ले ना, तू सारा कंटेंट बना दे मेरा। तू सारा पूरा मैनेजमेंट देख ले मेरा, सब कुछ चीज़ें टिच करके रख। तो भई वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ आनी भी तो चाहिए। हवा में अगर आप बात करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। कई के लोग क्या कर रहे हैं गलती कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ना तो ठीक से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना उसमें अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब एग्ज़ाम क्रैक करने के लेवल तक आप नहीं भी पढ़ पाए या उस लेवल पे नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, पर इतना तो रखो कि इंडस्ट्री में काम करने लायक रहो। कल को कोई बच्चा अगर एडमिशन के लिए आ जाए कोचिंग में, आपको काउंसलिंग देनी है तो उसको समझाने लायक रहो। थोड़ा-सा किसी को मोटिवेट करने के लायक रहो।
ठीक है? थोड़ा-सा किसी को थोड़ा ज्ञान देने के लायक रहो। इतना तो थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज़ इस इंडस्ट्री में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर वही 20,000 30,000 की नौकरी आपको मिलती रहेगी, इसी में आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, इसमें कोई हाई प्रमोशंस वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप या तो उस नॉलेज को गेन करो, अपने आप को टाइम दो, 2-3 महीने दो, समय दो, काम करो, ठीक है? नहीं आता अगर आपको स्लाइड्स बनाना, तो स्लाइड्स बनाना सीखो, एक्सेल शीट बनाना नहीं आता तो सीखो, कोर्स कर लो उसका, 3 महीने का कोर्स कर लो, व्हाई नॉट? डू इट, ठीक है? और अगर पढ़ाना ही है, टीचिंग ही करनी है तब तो फिर ठीक है, फिर तो आप अपने सब्जेक्ट में करो स्टार्ट, कुछ नहीं मिल रहा, अप्लाई किया, वैकेंसी करी, नहीं आई वैकेंसी, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो ना, पढ़ाओ ना, कोई कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। क्या पता आपको अपने यूट्यूब चैनल से ही अपने आप ही ऑलरेडी 500 स्टूडेंट मिल रहे हैं। ट्राई करके देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितने पानी में हो? और जिसको पता हो जाता है ना कि मैं इतने पानी में हूँ, तो वो उससे निकलने का रास्ता भी ढूँढ लेता है। जो सोचता है ना कि अरे मुझे तो बहुत अच्छे से तैरना आता है, तो वो जिस दिन पहले दिन पूल में उतरता है, वो डूब जाता है, ठीक है? तो ऐसा मन में मत सोचो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, मैं तो पढ़ा ही लूँगा। आप करके तो देखो, पढ़ा के एक बार देखो तो सही कितने बच्चे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? क्वेश्चन बना के तो देखो, आप अपनी बुक पब्लिश कर दो ना। और ऐसी बहुत सारी कोचिंग सेंटर है जो अपने मटेरियल की वजह से फेमस हुई हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने, बस मटेरियल बनाया, बहुत अच्छा मटेरियल बनाया, इतने अच्छे टेस्ट पेपर बनाए, इतना अच्छा करंट अफेयर का उन्होंने मैगज़ीन निकाला कि उसके नाम पे उस मैगज़ीन को खरीद करके लोग आज उनके पास हज़ारों स्टूडेंट एडमिशन लेने आ रहे हैं। शायद उनके जीएस का कोर्स इतना अच्छा नहीं है, पर उनकी करंट अफेयर की मैगज़ीन इतनी पॉपुलर है मार्केट में, लोग इतना पसंद करते हैं कि बस वो या तो आपको कोई बहुत अच्छे से आप करंट अफेयर की मैगज़ीन लिख लेते हो, आप अच्छा न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ के नोट्स बनाने आते हैं आपको, ठीक है? या सीसैट है, सीसैट के प्रैक्टिस क्वेश्चन्स बनाने आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक लॉन्च कर दो। एमसीक्यू लिखना आता है, एमसीक्यू बना लो, एमसीक्यू की बुक लॉन्च कर दो। बुक कैसे लॉन्च करेंगे? कॉपीराइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। बहुत सस्ता काम है, बहुत आसान काम है। किसी भी अच्छी कोचिंग को, किसी भी अच्छे पब्लिशर के साथ आप मिल कर के उसको दिखाओ अपना कंटेंट। जैसे यूपीएससी की नॉलेज है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो आपको पे करेगा और आपके साथ मिल कर के काम करेगा। आपको पैसा नहीं चाहिए होता। दे विल पे यू टू गेट योर बुक्स पब्लिश्ड। वो खुद ही एडवर्टाइज़मेंट, ब्रांडिंग सब करेगा। पर आप पहले अपना कुछ बनाओ तो सही, कोई तो प्रोडक्ट बनाओ। तो उस प्रोडक्ट को तैयार किया नहीं है आपने। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैम हमें ना ज़रूरत है, आप देखिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी है तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। अरे क्या काम करोगे आप? सैंपल तो भेजो। आप में से कितने लोगों ने मुझे सैंपल भेजा बना के? नहीं हमें काम चाहिए। अरे क्या काम कर लोगे? क्या आता है आपको? आप कोई सैंपल तो भेजो मुझे, तभी तो मैं देखूँगी कि क्या आता है आपको, और तभी तो मैं किसी को बता सकती हूँ या आपको कुछ रेफ़र कर सकती हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे इस जगह पे आप ये वैकेंसी अप्लाई करो। आपने स्लाइड बनाई है? कितनी स्लाइड बनाई है? आप बनाओ, 10 हिस्ट्री की, 10 पॉलिटी की, 10 ज्योग्राफी की। बनाओ, बना कर के भेजो। फिर देखो क्या मतलब क्या अच्छा होता है। ऐसी स्लाइड्स बनाओ और पहले जब भी काम शुरू करो ना, अगर नए हो, तो जो काम मिले कर लो। जो काम मिले कर लो, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ मत देखो महीने के कितने रुपए मिलेंगे। कर लो आप काम, स्टार्ट इट। एक बार काम शुरू हो गया, तो आप बोल सकते हो ना कि भई मैंने इस कोचिंग में, इस टीचर की, इस फैकल्टी की ये काम किया है, ये टेस्ट बनाया है। बस हो गया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद फिर आपको और अपने आप काम मिलेगा। और ट्रस्ट मी, कभी भी किसी अच्छे टीचर का काम आप करके देखो अच्छे से, आपको वो टीचर कभी आजीवन नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल हो गए हैं, आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं और कहीं न कहीं बहुत अच्छी जगह पे उनको यू you नो ये कर दिया कि मतलब एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पे, बहुत अच्छी पोस्ट पर बढ़िया से वो काम कर सकें। अगर वो कोई कोचिंग भी जॉइन कर रहे हैं, कहीं कोचिंग में भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत स्टेबल है एंड दे आर वेरी हैप्पी। और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, टीम में भी काम कर रहे हैं, तो टीम में भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको नहीं मैं कह सकती कि आप ये काम मत करो या मैं काम नहीं दे सकती आपको। वो काम ही इतना अच्छा करते हैं कि वो खुद मेरे लिए काम ले आते हैं। मुझे मतलब इतनी एंग्ज़ायटी या इतनी परेशानी नहीं होती सोचने की कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो खुद ही सोचते रहते हैं। तो वो थिंक टैंक बन सकते हो किसी के लिए। या तो आप खुद ही वो इंसान बन सकते हो जो सारी चीज़ें मैनेज करके चलाएगा, कंपनी खोलेगा, टीचर बनेगा, फैकल्टी बनेगा, पोज़ीशन लेगा, ठीक है? सीईओ बनेगा। या
सीईओ के लिए इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, इतना अच्छा काम करेगा। क्योंकि देखो काम में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। या तो आप टीचर हो या टीचर को असिस्ट करने के लायक हो बहुत अच्छे से। दोनों ही सिचुएशन में आप अच्छा अर्न करोगे। पर आप उस लायक बनो, ठीक है? और पहले ही दिन से पैसा आने लगेगा ये मत सोचो। 6 महीने की मिनिमम स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाओ। 6 महीने मुझे बिना पैसे के भी काम करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ना मिले, हो सकता है थोड़ा बहुत जो मिले, पर हम कर लेंगे। हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें काम पक्का मिल जाएगा और आगे जाकर के हमें ग्रोथ मिलेगी। ऐसे करके आपको करना देखो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करवाना अपना कि आप घंटों-घंटों काम कर रहे हो। पर आप 1 घंटे काम कर सकते हो दिन के, 2 घंटे। तो ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आप 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट अगर डेली करते हो और उसके लिए अगर आपको कोई पैसे नहीं मिलते, कम पेमेंट मिलती है, कम पैसा मिलता है, तो भी कोई बात नहीं, करो तो सही। 6 महीने बाद आपके इतने कॉन्टैक्ट्स बन जाएँगे, इतने नेटवर्क्स बन जाएँगे कि आपको सभी कुछ खुद ही पता चल जाएगा। फिर आप दूसरों को गाइड करोगे। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आप फ़ॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर। बाय बाय।